तो जल्द से जल्द महीना 1.5 महीने में अपन पूरी सारी ज़मीन अपने गुरुद्वारे के नाम पे वापस गुरुद्वारे के नाम पे आएंगी, कब्जा भी अपने आ जाएगा, पूरा विकट हो जाएगा। 11 कलम के लिए मैं कुछ करूँगा। पता था कि इसकी वैल्यूएशन टोटल है 35,000 करोड़। उस पर जब हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, आपके जो कर्मचारी का जो हम जैसे पेमेंट बोलते हैं, तो 9,000 से हम 50,000 भी अगर से करें, जिसको 10 लाख गए उसको 1 करोड़ आएगा, जिसको 1 करोड़ रुपये आएगा उसको 4 करोड़ आएगी। 100% कलम 11 रद्द हो जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी का स्वागत है हजूरी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ गुरु घर के सेवक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनसे हमको हजूर साहब के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लेनी हो जो शायद ही आज तक किसी ने इंटरनेट पर बोली है या फिर कहीं पर भी इस चीज़ के बारे में बात हुई है। ये पॉडकास्ट हर उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना जो हजूर साहब को प्रेम करता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सरदार मनजीत सिंह, जगन सिंह करीमनगर वाले और गगनदीप सिंह, त्रिलोचन सिंह सोहल, अमरजीत सिंह, खेम सिंह सिल्लेदार। तो आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनजीत सिंह जी को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो हजूर साहब के ऊपर ये जो मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये अचानक से उभर कर आया या फिर इसके ऊपर आप बहुत टाइम से लगे हो? उनको जैसा नांदेड़ को बचपन से आते थे हम इधर जी, हर हर टाइम में आते थे, हर टाइम बैठ देखते थे, हर चीज़ होता था। लेकिन ये सियासत में और गुरुद्वारे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं प्रशासन की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिए जी। तो वो ध्यान देने के लिए क्या है, वो तो संगत बहुत जमा हुई इकट्ठी हुई थी। पंचप्यारे साहब ने अरदास करे थे और अरदास करके 11 कलम को हटा दो, इसको के सरकार को बड़े रैली पैमाने में रैली करके कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर के साहब के पास जाके वो निवेदन दिए, बहुत से हज़ारों की संगत थी, दे दिए। देने के बाद मेरे को ऐसा ध्यान लगा कि वो तो मैं भी करीमनगर में कारपेंटर रह चुका हूँ, काउंसलर रह चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत सियासत मेरे को वहाँ की तो मालूम है। मैं बोला देखा तो उसके आवक भावक देखो तो कलेक्टर का ऐसा दिख रहा था कि दिए दरखास्त हम रख दिए बाजू। तो उसमें तकलीफ महसूस हुई, अरे ऐसा कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा। तो ये इसके माध्यम से कैसा जाना, क्यों बोलना, किसको बोलना, बल्कि दीवान को अप्रोच हुआ। ठीक है सर। दीवान को अप्रोच होकर दीवान को बोला, दीवान बोले ये सब चीज़ें हमारे को नहीं होते, खाली तुम्हारे मेंबर रखे, ज़्यादा है तो मेंबरशिप भी निकाल देंगे तुम्हारी। ज़्यादा ठीक है, छोड़ दिए। फिर उसके ऊपर हमारा ध्यान पलटा, देखे स्टडी करे उसके ऊपर। स्टडी करने के बाद क्या हुआ, 11 कलम के ऊपर स्टडी करने के बाद पंच प्यारों ने एक मता पास किए कि पंच प्यारे के अगुआ या उनके माध्यम से कमेटी डाले, कमेटी काम करेंगी, ये कमेटी 11 कलम के बारे में जो भी अप्रोच होंगी, जो भी बोलना है बोलेंगी, करेंगे। ये कमेटी के ये लोग बल्कि उनके नाम मेरे को याद नहीं है ज़्यादा, वो कमेटी डाल दिए थे। तो जो पंच प्यारों का हुक्म था, एक मता पास हो जाता था, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता था। तो बहुत समय दे के गया, बिल 4 साल तक देखा। 4 साल के देने के बाद मैं बाबा जी से पास एक संदेश भेजा, बाबा जी ये 11 कलम के लिए मैं कुछ करूँगा इसके लिए, मैं हमारे को कुछ इजाज़त है। तो जब करुणा था, भयंकर करुणा तो मैं तो बाहर फिरने वाला हूँ, बाबा जी करुणा में कोई बात करने मिलना नहीं होता। तो मैं करुणा में काम नहीं है, खाली बैठा हूँ, मैं काम करता हूँ। फिर मैं जाके क्या करा, प्रधान से मिला, मनास थे। मैंने सबको पूछा क्या है 11 कलम का, तो बाद में उन्होंने थोड़ा समझाया। उन्होंने बोले फिर गुरुदर सिंह बाबा, उन्होंने बोले तो वो क्या लड़ते, तुम ये लड़ो ना, ये ज़मीन ये फाइल कहीं की है, बोले ये क्या बोलते हैं उसको, एक बंच बनने वाला था। ये क्या है, बोले ये बोले तो ये उस्मान शाही मिल की है। ये क्या है उस्मान शाही की मिल, तो ये तो किराए के दिए थे, वो किराया खाली नहीं कर रहे, वो अपने को दे रहे नहीं, कोई इंक्रोच हो जा रहा। ऐसी बात उन्होंने सामने बताया प्रधान साहब। बताने के बाद क्या करें, ठीक है आप इसको ऑथराइजेशन दो, मैं आप इसके पहले क्या कार्रवाई करें वो तो मेरे को बताओ, ये तो बंच बता दे रहे आगे की कार्रवाई। उन्होंने बोले पॉलिटिकली पहले हम कार्रवाई करें। श्रुति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी और सिमरनजीत कौर बादल भी एमपी थी, उन्होंने लोग मिलके एमपी थे, उन्होंने लेके जाकर पैरवी करने के बाद वहाँ पे क्या है रिस्पांस नहीं दिए, सेंट्रल में रिस्पांस नहीं मिला इनको। रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से उन्होंने क्या करे, फिर एक चाहल साहब जो जेल साहब है, रिटायर्ड जज है, परमजीत सिंह चाहल, उन्होंने वहाँ बैठ के थे। उन्हें भी ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी उनसे, मेरे को फतेह बोल तो फतेह हुई। उन्होंने बोले ये काम करेंगे, उन्होंने क्या बोले, प्रधान साहब ने बोले ये चाल साहब ने ओपिनियन मांगा है, बोले और उसका ओपिनियन का पेपर आपको बताता हूँ। ओपिनियन मांगे तो ओपिनियन में राजेंद्र देशमुख बोल के
एक सीनियर काउंसिल है, ओके उन्हें लिख के ओपिनियन में दे दिया, यहाँ तुम्हारे को कुछ रिलीफ मिलने वाला नहीं है हाई कोर्ट के अंदर। ओके मतलब कोर्ट में भी तुम्हारे को रिलीफ नहीं मिलने के चांसेस कम है बोल के। जी जी तो ये बन चुका है, खाली पड़ा होगा रह गया। तो उन्होंने कहा मेरे को दो, बोले इसमें कैसा रिलीफ नहीं मिलता, मैं लाता हूँ, मैं करता हूँ, वो हमारा करने का तरीका अलग है, ओके मैं लाता हूँ। फिर जाके मैं बेंच ले लिया, उनसे ऑथराइजेशन ले लिया, ऑथराइजेशन लेके जाके पिटीशन तैयार करा, पिटीशन फाइल कर दिया, पिटीशन एडमिशन फाइल करके वहाँ से औरंगाबाद से करीमनगर सॉरी नांदेड़ को आए थे, सुपरटेंडेंट जो साइन मारने को आया था वादवा, उसको हटा दिए साइड पे, तुरंत हटा दिए। राजनीति, लोकल की राजनीति क्या है, एनटीसी को कहीं कुछ हाथ लगा रहे हो, हटा दिए। हटाने के बाद जान दो मेरे को तो ऑथराइजेशन मिला हुआ है, मैं जो काम करना है करूँगा, करूँ लड़ूँ। ये सबमिट हो गया, हियरिंग भी चला उसमें। फिर बाद में पसरिचा साहब भी आए, उन्होंने भी दे दिए मेरे को, उनका कार्यकाल में उन्होंने भी दिए, ऑथराइजेशन लिखते थे। उसके बाद अभी जो विजय सतवीर सिंह है और ये केस को आगे चलाना है, उन्होंने भी आगे आके और मेरे साथ खड़े, तो मैं उसको जीता के ला के ये मुकम्मल ज़मीन पूरी खाली करा के ला के गुरुद्वारे के हैंड ओवर करा दो। ओके ये कोर्ट में केस चल रहा है, ये केस चल रहा है उसमें। ठीक है सर ये उस्मान साहिब वो कितनी ज़मीन है, 84 एकड़ 27 गुंठे है टोटल। अच्छा ठीक 2022 में अपना लीज डीड खत्म, ओके अपनी लीज डीड कोई अधिकार नहीं है उनको, फिर भी उन्हें कब्जा दे रहे नहीं, तो कोर्ट के माध्यम से लेना पड़ेगा। जी कोर्ट में क्या हुआ, वो उन्होंने बोले निजाम चलेगा, निजाम शाही चली गई, आपको हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान के अंदर एक आ गई, तो फिर निजाम की बात कहाँ रह गई बोल के वो एडवोकेट जनरल महाराष्ट्र उन्होंने उसमें आर्गूमेंट किया था। फिर हम उसको वकील को बताए कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, यूनियन ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर था और निज़ाम था, हम 13 महीने हमारा मुल्क चला, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, हम 48 तक चले, हमारा सेपरेट मुल्क चला। बाद में जब ऑपरेशन पोलो होने के बाद हम इसमें मिल गए 48 में, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कुछ प्रांत, कर्नाटक, ये निजाम स्टेट था, ये मिल गए। मिलने के बाद उसमें समझौते में क्या है, कई समझौते में लिखा हुआ है, जितने मेरे पुरातन कानून है, मेरे जितने पुरातन लीज डीड है, कोई भी चीज़ है, एज इट इज चलते रहना, कायम रहना। वो वल्लभ भाई पटेल मान लिया, हिंदुस्तान सरकार मान ली, और हम अपने को भी सबको सिटीजन सिर्फ हिंदुस्तान वालों को कैसा दिए वैसा सिटीजन दे दिए अपने मराठवाड़े को, तेलंगाना को, उनको देने के बाद ये समझौते का कागज है बोल के कोर्ट के सामने बताया तो कोर्ट बोला ठीक है मान लिया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है हैदराबाद के अंदर, जजमेंट वो पूरे लगा के बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है पिटीशन तो अलाउ होता है, ये इनका हक है लड़ने का, वो लड़ सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने क्या होगा, वो एडवोकेट जनरल बार हमारे को दिक्कत कर रहा था। एडवोकेट जनरल क्या था, तो लोकल के सियासतदार जो थे वो कब्जा करके बैठे थे, उनके फेवर में थे, वो उन्होंने क्या कर रहे इसको प्रेशराइज कर रहे थे। तो हम बोले कोर्ट को बताए कि ये एडवोकेट जनरल फॉर्मल पार्टी है फॉर्मल, एक्चुअल पार्टी हमारी एनटीसी है, नेशनल टेक्सटाइल, उसको वकील आना सर्वेसर जनरल को ऑर्डर करो, उनको आप बोलो ये एडवोकेट जनरल काम हमारे को नहीं आता, उनको बोलना बोलो। वो सर उन्हें आ गया, एडवोकेट जनरल आ गया, आके ओरल बोल दिया कि हम खाली कर देते। हमारा वकील जब बोला देखो खाली करते, बाइंड ओवर करो, कितने दिन में देते, 3 महीने 4 महीने हफ्ते देते बोले। उतने में क्या हुआ, पसरिचा का काल कार्य खत्म हो गया, इन्हों आ गए विजय सतवीर सिंह। अब आगे की कार्रवाई करना है तो विजय सतवीर सिंह का सहयोग होना जरूरी है जी। विजय सिंह का सहयोग, सतवीर सिंह का सहयोग मिला तो जल्द से जल्द महीना 1.5 महीने में अपन पूरी सारी ज़मीन अपने गुरुद्वारे के नाम से वापस गुरुद्वारे के नाम पे आएंगी, कब्जा भी अपने आ जाएगा, पूरा विकट हो जाएगा जी। तो सर आपने जो गुरुद्वारे की जो ज़मीन की बात करें, हाँ, तो हमें हर संगत को ये बताइए कि ये ज़मीन गुरुद्वारे की हुई कैसे? ये गुरुद्वारे की ज़मीन एक्चुअली मेरे उम्र के हिसाब से मैं सुनता था, पहले रिकॉर्ड देखा नहीं कभी जी। क्या था, 2000 एकड़ ज़मीन नांदेड़ गुरुद्वारे की थी। अच्छा, जो हमारे बड़े लोग बोलते थे 2000 एकड़ गुरुद्वारे की ज़मीन थी, और उसके अंदर क्या है 7 गांव जागीर थी। अच्छा, कि इसके अंदर क्या है बोल, तो ये कहाँ है, तो इसका जो बजट था अपना 3,45,000 बजट था। वो किसमें, हजूरी साकी में कान सिंह नाभा है, उनका नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, कान सिंह नाभा है लिखे सो हजूरी साकी में। हाँ जी, उन्होंने ले किए हम, बजट इतना है जी, उसका बजट इतना है। उसके बाद क्या है, ये जो बड़े लोग थे अपने, जो इसको तहसील आ रही थी, तहसील टैक्स भरना पड़ रहा था, टैक्स भरने में दिक्कत हो रही थी, अपनी इनकम बहुत कम थी, इतनी समले नहीं जाती, अब इतना ज़मीन रखते क्या करते बोल के कबूलनामा भी है आज जी, वो दिया हमने, कौन अपना निज़ाम ने दिया, 556 एकड़ करके दे दिया। वो 556 ऐसी रहते आए, आज तक भी आई,
कुछ कब्जा हो गई, कुछ कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, कोई सरकार अपना कब्जा करी, सब ही करे। करने के बाद मेरे को ध्यान में आया, अरे ये क्या है, ये प्रॉपर्टी पूरी क्यों जा रही है ऐसा गुरुद्वारे की, गुरुद्वारे की क्यों जा रही है। गुरुद्वारे के कर्मचारियों को जाके पूछा, कर्मचारियों को कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं। पुराने लोगों को पूछा, उनको भी नहीं मालूम। बोले आप बोले निजाम का रिकॉर्ड कैसा मालूम हुआ, कैसा मालूम, तो उसके ऊपर जाके आगे जाके मैं स्टडी करा उसमें। ओके। करो तो क्या है, अपने को 2000 एकड़ थी बोल के सुनने में, 7 गाँव थी, जागीरदार अबालिशन एक्ट में जागीरां चले गए अपने। रही बात ज़मीन है, ज़मीन को मुंतखब था, कबूलनामा था उसका, उसके जाके सर्वे नंबर पूरे देखो तो 48 सर्वे नंबर है, सॉरी 46 सर्वे नंबर से, 46 सर्वे नंबर पूरे टोटल 583 सर्वे नंबर थे वो शहर के अंदर, शहर के अंदर ही। वो सर्वे नंबर कहाँ है, किधर गए बोल उसको पूरी थोड़ा जांच करे। करने के बाद तो क्या हुआ, यहाँ पे नौजवान बच्चे में एक बात ऐसी आई कि ये गुरुद्वारे की ज़मीन थी, यहाँ पे कोई आके बना रहा, ये कोई दूसरे लोग हैं जो बना रहे, फिर ये गुरुद्वारा कुछ नहीं कर रहा। तो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, आज जागरूक हो रहे ना, तो उन्होंने मेरे को सवाल किया कैसा। बोला ठीक है, वो तो गुरुद्वारे की ज़मीन है। फिर वो जाके गुरुद्वारे की ज़मीन के लिए फिर मैं कोर्ट में केस डाला। मैं ऑथराइजेशन मांगा, ऑथराइजेशन मना साहब दिए, फसरी चाबी दिए, देने के बाद उसको डालने में जजमेंट आया। उसकी सर्वे नंबर पूरे 46 थे, मैं सिर्फ 14 नंबर डाला था, कलेक्टर ने और 4 नंबर मिला के डाला, 18 नंबर हो गए, बाकी 27 नंबर अभी पेंडिंग है वो। अच्छा। अभी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, पेंडिंग से। सिर्फ इसके अंदर ऑर्डर दे दिया कि 6 महीने के अंदर इसको इंक्रोचमेंट निकाल के दोबारा गुरुद्वारे का PR कार्ड नाम चढ़ा के कलेक्टर के 6 महीने के अंदर देना बोल के आदेश दिया। ठीक है। वो कोर्ट का जजमेंट काफ़ी आपको दे। ओके। तो सर ओवरऑल गुरुद्वारे की ज़मीन बहुत ज़्यादा है और उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों ने जीत लिया है। नहीं खरीदे नहीं अपन, जो भी ज़मीन है अपनी जी, जितनी भी ज़मीन है जी, पुरातन पहले से दी हुई हाँ जी, जीत लिया है मतलब। हाँ, केस लड़का, केस लड़के ज़मीन जो है 156 एकड़ डाले। अच्छा। 156 जी जी जी, 156 से 156 एकड़, हाँ जी हाँ जी, 6 एकड़ पे ऑर्डर आया है, बाकी पेंडिंग है अभी। ओके ओके। यहाँ तक अभी काफ़ी ज़मीन अभी बाकी है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस भी है, जिसमें अंदर वजीराबाद पुलिस स्टेशन है, जिसके अंदर कोर्ट है, जिसके अंदर वहाँ सरकारी दवाखाना है, जिसके अंदर पूरे जितने भी है वो लाइन से लेके पूरा मोंडे तक, पूरा मोंडे तक बापना से मोंडे तक जी, मोंडा पलट के फिर इधर बापना को आता, जी, बापना से लेके फिर वो अनुराधा होटल है ना, वो होटल तक, जिसमें उसमें वो नगर ये नगर जो बना लेकर बैठे जो आइश कर रहे, वो सबको या तो पूरा को हटा के गुरुद्वारे को दोबारा PR कार्ड पे नाम चढ़ा के, वो 1200 चिल्लर PR कार्ड है टोटल, 1200 चिल्लर PR कार्ड है जी जी, टोटल ये 156 एकड़ इतनी यहाँ तक तो चल रहा, कार्रवाई आगे चल रही है, आगे कलेक्टर सरकार करेगी, करो हमारा काम यहाँ तक था हो गया। तो सर जैसे कि आपने कहा कि ये जो गुरुद्वारे की ज़मीन है ये पहले से गुरुद्वारे की है, हाँ, तो जैसे आपने ये भी जिक्र किया कि आज जितनी ज़मीन गुरुद्वारे की है और काफ़ी दूसरे लोग बस चुके हैं, तो उनको वहाँ पर बसने की इजाज़त किसने दी? वो पुरातन कमेटियाँ जो थे, मेंबरां जो थे जी, जो भी कोई भी लीडर था जी, चाहे कौन भी थे होंगे, वो उसकी जानकारी मेरे पास उतना नहीं है ना, जो कौन किसको बिठाया हूँ। मतलब हम लोग क्यों खामोश बैठी कमेटी, जी जी कि जमीन पे जाके दूसरा कोई इंक्रोच डाल रहे तो जी, क्यों खामोश बैठी कमेटी, क्यों नहीं रोकी। अच्छा हो गई, दूसरा काम सरकार का काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना। सरकार क्या है, जो भी 7/12 था उसके बाद 78 में PR कार्ड आया, तो गुरुद्वारे का भी काम था, सरकार का भी काम था, ये उसके नाम पे गुरुद्वारे के चढ़ाना। ये 7/12 खत्म हो जा रहा, PR कार्ड आ रहा, PR कार्ड में नाम चढ़ाना। ये कोई गुरुद्वारे का इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई कमेटी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई, कोई जानकारी नहीं है इनको। वो ऐसे रहने से जिसके मर्जी में आए उन्होंने नाम चढ़ा लिए, वो कब्जे में बैठे वाले बनाई वाले उन्होंने उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं बस उतना ही। और बाकी गुरु गरीब सी कहाँ देखते रह रहे। जी जी जी, मतलब ओवरऑल नांदेड़ की ज़मीन पर आज जितने भी वसनीक लोग बैठते हैं वो आधे से ज़्यादा अपनी ओन ज़मीन पर नहीं है, नहीं सब ज़मीन गुरुद्वारे के नाम पर है, और ये लोग बस एक उसका बनकर के हमारी ज़मीन पुश्तों की है, ये सोच कर वो रह रहे हैं। जैसे कि सर हमने ये सुना है सीले बसीले जो हमने भी ये बात सुनी है कि 2008 के पहले तखत साहिब की फाउंडेशन या फिर जो इर्द गिर्द जो इमारत बनी है वो कुछ और ही थी, और हमने ये भी सुना है कि पिछले बुंगे कुछ और थे, 12 दरी नाम की एक चीज़ हुआ करती थी जो हमको तो देखने को नहीं मिली, लेकिन आज हम तरसते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। हम बड़ों से सुनते हैं कि बहुत मोटे दरवाज़ों की वो 12 दरी थी, बहुत पक्की 12 दरी थी जो नहीं टूट रही थी। तो वो सब चीज़ें हटाने का कारण क्या था और ये सब चीज़ें हुई कब? 2008 में जी, जो डेवलपमेंट के नाम पे अच्छा, सरकार कुछ पैसा दी थी,
तो वो सरकार पैसा दी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लीडरों ने उसके ऊपर बाज की नज़र रखे हुए थे। अच्छा। किस तरीके से पैसे आना, कैसा पैसा इसको लौटना है, वो तरीके से उन्होंने अपना काम कर लिए। रही बात संगत की, जो बड़े बुजुर्ग थे, और जो भी नौजवान बच्चे थे, वो लोग क्या करे, सीधे सी जो ज़मीन आए अपने हट के दे दिए गुरुद्वारे को। क्यों दे दिए बोलो तो ये जो बड़े लोग समझा है, देखो पहला 100 साल आया था अपने को, मुगल थे करने नहीं दिए जी। 200 साल आया अपने को, अंग्रेज थे करने नहीं दिए, 300 साल आया, अब हिंदुस्तान आज़ाद है। आज अब आज़ाद मुल्क में है अपन बड़े पैमाने पे खुशियाँ मनाएंगे गुरुगद्दी का, गुरु महाराज को यहाँ पे गुरियाई दी है उन्हें, पूरा बड़े पैमाने से बनाएंगे उनके। दिल बड़ा कट कर लिए, अपने पुरखों की प्रॉपर्टी छोड़ दिए, जाना तो बोले जो दिया ले लिया, बोले इतना इंसाफी करे गुरुद्वारा प्रशासक भी और सरकार। वहाँ पे 2500 रुपये स्क्वायर फीट था जमीन, उसको 275 रुपये बंद कर दिए, 275 रुपये बंद कर दिए। फिर क्या करे, कंस्ट्रक्शन का था, उसको 1400-1500 रेट चल रहा था, नगर पालिका बना रही टेंडर बुला के, तो उनको क्या रेट बंद किए, 400 रुपये बंद किए दिए, 400 रुपये बंद किए दिए। जिस उनकी मनमानी, डंडा दिखाए जो मनमानी, और ये लोग भी सैक्रिफाई करे कि तू तेरे डंडे से डरना नहीं है, तेरे करने से डरना नहीं है। एक हमारी भावना है कि ये सारे 300 साल बड़े पैमाने में होना, ये हमारे नगरी में हो रहा, ये गुरु साहब यहाँ में हमारे पास ज्योति जो समाज से गुरियाई यहीं दिए सो है, ये एक थोड़ी उनको एक दिल में भावना थी, वैसे छोड़ दिए, ऐसा नुकसान कर दिए। लेकिन वो क्या होगा, 15 साल तक देखा मैं, एक्चुअली जो भी लड़ाई लड़ना है तो 16 साल लिमिटेशन रहता। अच्छा। कोई कानून कोई लड़ना है तो गुरुद्वारा बार बार समझाया, 2008 से जो भी आया, तारा सिंह समझाया, ये विजय सतबीर सिंह आए 14 में समझाया, बाद में तारा सिंह आया, उनको बोला, सबको बोला देखो साहब लड़ो, ये लड़ो इन लोगों संगत का है। तो संगत में भी थोड़े मन्ने फरमन्ने लीडर थे, उनको भी बताया लड़े, तो वो लोग समझे ए वो काम से आता, वो कोई हो गया बोले बहुत वाला 10-12 साल की 15 साल की बात है। फिर मैं क्या करा, मैं खुद हो के पिटीशन को तैयार करके उसके नाम से हाई कोर्ट में पिटीशन डालो। आज हाई कोर्ट में पिटीशन आज पेंडिंग है कि हमारे को 2500 रुपये रेट था, 1300 मनमोहन सिंह एक्ट लाया था, वो एक्ट के हिसाब से हमारे को 4 पट आना। अच्छा, 4 पट आना। और एक्ट में क्या है, जो कंस्ट्रक्शन का है 4 पट आना, ज़मीन का 4 पट आना, जो ज़मीन जो हमारे से लिए बाप दादा की ज़मीन, तो हमारे को उसका कॉम्पनसेशन देना, फुलफिल कॉम्पनसेशन देना। उसके अंदर एक्ट में क्या है, एक परिवार को रिहैबिलिटेशन, उनको घर बना के देना, पुनर्वसन घर बना के देना, और एक उनको क्या एम्प्लॉयमेंट देना। तो नगर पालिका और गुरुद्वारा बोर्ड दोनों मिलकर खड़े हुए, दोनों में आधे 300 से 350 लोग है पंखाने गए, उनको एक सरकारी नौकरी देना, ये एक्ट में प्रोविजन है। अच्छा। कोई परिवार आगे नहीं लड़ा, चाहे जानकारी है बोल के नहीं लड़े, जानकारी नहीं मारे के लड़े, लेकिन वो लड़ाई में अभी लड़ रहा, अभी पेंडिंग है। आज जल्द से जल्द वो जिसके पास जिसको 10 लाख गए उसको 1 करोड़ आएगा, वाह, जिसको 1 करोड़ रुपये आएगा उसको 4 करोड़ आएंगे, कायदे से हिसाब से, कानून के हिसाब से। मतलब कानूनी हिसाब से इनका कहना यह है कि हजूर साहब, अगर हम लोग वैसा देखा जाए तो ये सीधा एक राजे महाराजों की धरती है। यहाँ पे जितने भी गुरसिख हजूरी से जो बसते हैं वो सब रियासती राजे महाराजे हैं, क्योंकि ये सब गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज जी के साथ पंजाब से यहाँ पर आए थे और ये यहीं रह गए थे। और निज़ाम की जो बात है, बहादुर शाह, जब महाराज ने बहादुर शाह को राज दिलाया, बहादुर शाह उस वक्त का राजा था, बहादुर शाह के अंडर निज़ाम काम किया करता था। एक बार की बात है सर, जिक्र करना चाहूँगा, किसी मुसलमान ने हमको कहा कि ये जो तुम्हारी ये जो ज़मीन है ना, ये हमारे निज़ाम ने दी है। नहीं। तो हमने उसको जवाब में ये कहा कि निज़ाम किसके अंडर काम करता था? उसने कहा बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह को बहादुर शाह बनाने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। नहीं, इसमें एक बात बताओ, छोटे जी, यहाँ पे क्या था, पहला निज़ाम आ गया था। अच्छा, पहला निज़ाम आने के बाद दूसरा निज़ाम आया, तीसरा निज़ाम आया, चौथा निज़ाम आने के बाद 1832 था जी। 1832 में क्या करे, वहाँ पे निज़ामों को 3 निज़ाम थे, अरबों को, चाउसों को, पठानों को, रोयलों को ला के लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरा उनके हाथ में दे दिया। देने के बाद उनके काबू में नहीं आए, उनको काबू में नहीं आने की वजह से महाराजा इसको पूछे अंग्रेज अलायंस हो गया था, अपन गुलाम नहीं थे हिंदुस्तान में, अलायंस में थे। यानी कि अपना हजूर साहब ये जितना भी है तेरा निजाम स्टेट अलायंस था, 2 सिक्के चलते थे, कलेदार सिक्का, हाल सिक्का, 2 चलते थे आपके पास पैसे, निजाम का और अंग्रेज का। तो उन्होंने पूछा क्या करना, तो चंदूलाल को भिजा के हजूर साहब में महाराज का स्थान है, वहाँ भी सिख भी है थोड़े, वो जाके देखो सिख क्या चीज़ है, तो उनको नहीं मालूम था पंजाब से, तो नहीं मालूम था, जाके उन्हें आके देखने के बाद आबादी में कम दिख रहे,
उतनी अपने को जितनी जरूरत पड़ रही है उतनी फौज कम पड़ रही, कम दिख रही, बोल के उन्हें क्या करे, ठीक है महाराजा रणजीत सिंह को एक फरमान भिजाए, लेटर भिजाए, जो आज भी गुलबर्गा में उसकी परिवार है, मुसलमान है परिवार, आज भी उसको मोदी खाने का जो जमा कराए अपनी, जो यहाँ से निजाम लेटर भिजाया, उसका भी उल्लेख है कि वो मोदी खाने में जमा करा दिया। हाँ, हैदराबाद में गुलबर्गा बीदर एरिया में आता है, कर्नाटका जो भी निजाम स्टेट था, जी जी, गुलबर्गा में थे, वो मुस्लिम परिवार है, वो आज भी है। उन्होंने लेके गए थे वो फरमान लेटर। तो चांदनी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो जल गई वो थोड़ी, और बाकी बचे तो इन्होंने निजाम ने क्या करा, वहाँ लाहौरी फौज 14 रिसलदारा को भेजा जी। पहले एक रिसलदार रहता था, उसके नीचे 4-5 सिलेदारा रहते थे, ऐसा एक लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए आए। आने के बाद उसको सिख छावनी में वहाँ पे रोके, वहाँ से उन्होंने अपना लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर दिए, जो जाने थे वापस चले गए, जो रहने वाले थे रह गए थे। महाराजा रणजीत सिंह क्या करे, यहाँ गुरुद्वारा है, इसका गुरुद्वारे की तामीर करना बोल के 1836 से स्टार्ट कर दिए थे जी। 1836 वहाँ से भेजाए कारीगरों को, और यहाँ के जो साथ थे महाराज के साथ जो परिवार थे वो लोग हम सब मिल के उनको करे। आखिर में मेरे को लास्ट में क्या मिले दिखा बोल तो, इसके अंदर क्या खजाना था, क्या सोने थे, क्या हीरे थे बोल के, उसके ऊपर 2008 में प्रशासक और इनने मिल के सब खोज कर रहे थे। उसमें क्या है, गवे मिले। वो ज़माने में क्या है, गवा ही चलता था, फुटी गवा रहे तो आधा पैसा, पूरा गवा रहे तो 1 पैसा फुटी का। लास्ट में अपने को ढूंढो तो उसमें अंदर कभी अपने बड़े लोग के अंदर गए नहीं, हाथ नहीं लगाए। वो क्या बोलते हैं, वो गवे थे ना, ये अपना प्रशासक उठा के ले आके पूरा बाहर डाल दिया उसको। कई अपने सालों से उसमें अंदर थे गुरुद्वारा बनने से। तो उसके क्या करे, उसके भुगतान के नीचे, इसके भुगतान के नीचे क्या करे, महाराजा रणजीत सिंह को अमाउंट देता हूँ बोले निज़ाम, जो आके तुम्हारे पास या सर्विस करे हमारे पास, उनको अमाउंट दे दो, हमारे को अमाउंट न को गुरुद्वारे को जागीर दे दो और गुरुद्वारे को जमीना दे दो। गुरुद्वारा चलना है तो जमीना दे दो। ये इंटेंशनली उन्हें महाराजा रणजीत सिंह बोलने से ये जमीना उनको अपने को दिए। कोई फुकट नहीं दिया, अपनी मेहनत पे दिया, अपनी बड़ों की मेहनत थी। जी जी जी, बड़ों की मेहनत थी। और यहाँ जो ले थे लोकल में हजूरी सिंह, उनकी बदौलत थी। कई बार ऐसे रोहिले फटाना आ गए थे, गुरुद्वारा कब्जा कर रहे थे। आज ये आके साल 2008 बना तो बोल के आज ताऊ दे रहे बोले। आज वो जमाने में कौन रोका, बड़े बुजुर्ग लोग थे। जी जी जी, कई झगड़े हुए हम सुनने में आ रहे थे हमारे बच्चों में। कई बार मतलब हजूर साहब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सी लड़ाइयाँ नॉर्मली भी हो, जैसे जंग युद्ध की बात है, तो यहाँ पर कई बार कोई मुगल चढ़कर आ गया, कोई दूसरे समाज वाला बंदा चढ़कर आ गया, तो यहाँ पर जो हजूरी सिंह है इन्होंने ही सारा मतलब संभाला है। अगर आप पुराने हल्ले की मर्यादा की भी अगर फोटो देखोगे ना, तो जितनी आज तलवारें लेकर सिंह हल्ला करते, पिछले टाइम सारे बंदूक लेकर हल्ला करते, तो फोटो के अंदर सबके पास गन्स है, और वही बंदूकें कुछ आज तख्त साहब के अंदर विराजमान है, जिनकी रोज़ सेवा होती है। तो हजूर साहब जो तख्त है, ये मतलब सीधी बात अगर हम एक वर्ड में बोले तो ये राजे महाराजों की ज़मीन है, और यहाँ पर रहने वाला हर बंदा राजा महाराजा ही है। अब सर ये बताइए कि ये जो केस आपने फाइल किया, जिसको जीतने के बाद हमने ये आज महाराज की कृपा हुई और हम इस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं क्योंकि ये केस जीत चुके हैं, तो इस केस के बारे में बताइए कि आपने केस का फाइल किया, आपको इसके अंदर रुकावटें क्या क्या आई, और फाइनली आप केस जीतने के बाद क्या मतलब फैसला क्या हुआ इस चीज़ का? पहले मैं 2023 में केस पाया था जी हाई कोर्ट में। पाने के बाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर आया कि ये जो पिटिशनदार जो पिटिशन बोल रहा कि ये ज़मीना गुरुद्वारे के सर्वे नंबर, और ये सरकार की ज़मीन थी, सरकारी निज़ाम, सरकारी हिंदुस्तान कोई भी बोलो, सारी संपत्ति सरकार की है, कोई प्राइवेट नहीं है। उसमें ग्रांट रहता है या पट्टेदार, उसको ग्रांट बोलते हैं, उसको पट्टेदार। पट्टेदार गुरुद्वारा साहब था। अच्छा, तो उसका नाम गुरुद्वारा सिखान था। हाँ जी हाँ जी, जो गुरुद्वारा सिखान था नाम, आज भी रिकॉर्ड में गुरुद्वारा सिखान है रिकॉर्ड में। तो पहला पिटिशन डाला तो उन्हें कलेक्टर को क्या बोला कि 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के अंदर सुनवाई करो, जो सर्वे नंबर के जो बैठे वाले हैं उनको बुलाओ और इनको बुलाओ, पिटिशनर को बुला के हियरिंग करो, उसके ऊपर जांच करो सही कितना क्या चीज़ें, और इन्होंने जो बता रहे से रिकॉर्ड क्या है, उनके पास क्या है रिकॉर्ड, क्या इंक्रोचमेंट हुआ बल्कि इसमें आप बताओ। तो वो कलेक्टर को आ गया था। अब वो कलेक्टर ने राजनीति के दबाव में इसमें आके उसको 2 साल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो कलेक्टर ने क्या करा, उसको लिख दिया कि आरडीओ को लिख दिया। तो आरडीओ क्या करा, वो एमआरओ को, तहसीलदार को लिख दिया। तहसीलदार ने क्या करा, तलाटी को लिख दिया, तो आरआई को लिख दिया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने क्या करा, फिर मैं जाकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने बोला आज पर लेटर आया ना, बोल के उसके पीछे 2 साल फिर हो गए। 2 साल फिर तो उन्होंने क्या करे, देख के तलाटी को भी जाए, तो गुरुद्वारा कर्मचारियों को बुलाया,
तलाठी हाँ जी। जाके लोकेशन पे गए हम, जाके बापना के लोकेशन पे उधर जाके खड़े गए, देख सर्वे नंबर कौन सा कहाँ से आता, कौन कहाँ से आता। वो तो उन्हें क्या करा, तो रिपोर्ट कलेक्टर को क्या दिए कि इसके अंदर कई PR कार्ड गिरे वाले हैं, कई वो कब्जे होके है, वो किस तरीके से आए क्या है उसके बारे में जांच करना है, तो ये आप ही हियरिंग करो बोल के ओके। तहसीलदार को रिपोर्ट दे दी। तहसीलदार रिपोर्ट दे दिया, कलेक्टर को खामोश बैठ गए। बार बार निवेदन करा, बार बार जाकर मैं RTO में पूछा, कोई जवाब नहीं दिए। फिर दोबारा रिट डालो, अच्छा रिट में दोबारा रिट डालो अच्छा। कि मेरे को ऐसा 2 साल से फिरा रहे, ये इसके ऊपर जांच करो जी। और इसके ऊपर कार्रवाई करो। वो क्या है, जान उसके वहाँ पे क्या है, जो महाराज की कृपा क्या थी, जो जज साहब भाई जो कनकरवाड़ी बोल, जो जज है हानरेबल जज, और दूसरे के नाम क्या है मराठी में याद नहीं है, तो 2 बैठ के थे बेंच पे। जैसे पिटीशन फाइल आई तो उन्होंने सीधा छाप दी गवर्नमेंट के वकील को। ओके। ऐसा छापी कि तुम पहले 2 साल से क्या कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे क्या तुम, इसमें 2 साल से तुम्हारा 8 हफ्ते में तुम्हारे इस पर एक्शन ले बोले, जी। तुम 2 साल से क्या कर रहे हैं, क्यों सता रहे, तुम इसके पास बोल रहे हो उसको, उसके पास उसको बोल रहे, वो पिटिशनरदार का क्या इसके अंदर इंटेंशन लिए, कोई नहीं है, गुरुद्वारे की ज़मीन है, गुरुद्वारे को होना बोल रहे, उतने उसमें है क्या, उसमें बड़ी बात, इसमें जांच करो बोल के क्या करें। वो चिड़ में आके उन्होंने बोलती ठीक है हमारे को टाइम दो, जांच करता हूँ बोल के। उन्हें टाइम देती नहीं, मैं अभी तुरंत बुलाओ कलेक्टर को, अपीयरेंस मैं देती हूँ, तुरंत दूसरे दिन सुबह बुलाओ। तो उन्हें रिक्वेस्ट करते ठीक है 2 महीने का टाइम दिए, 2 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर इसको डिस्पोज करो जी, क्या चाहिए कार्रवाई। ऑर्डर दे दी, ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर आ गया, फिर वो दोबारा वही काम चलते रहा, इन्हें इधर करते के चलते रहता। लास्ट में क्या करे, कोर्ट में हम पेशी आ गई थी हमारी। अच्छा। आने के बाद वहाँ पे पेशी बोले मैडम अभी तक कुछ हो रहा नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करी, वो जो सर एडवोकेट जनरल था, जो एडवोकेट था उनका AGP जो भी समझो था, उसको थोड़ा झापी, गुस्से में आई। अच्छा। गुस्से में आके क्या करे, कलेक्टर के ऊपर ये करे, उन्होंने बोला, उन्होंने क्या करे, ला के रिपोर्ट दाखिल कर दी। क्या दाखिल करे, बोलते 9 आदमी की एक कमेटी बनाए, उसके ऊपर वो कमेटी जांच होगी, उसके बाद हम इसके ऊपर आदेश देंगे। ओके ओके। तो कोर्ट को जाकर फिर हमारा वकील कोर्ट को बताया, देखो साहब ये 9 आदमी तहसीलदार कहाँ की लातूर का कहाँ की तहसीलदारों को ला के नौकरियाँ डाले, तो इसमें करप्शन के सिवाय और कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा क्या करें, एक्चुअली 7/12 थी, 1978 तक 7/12 थी। उसके बाद SLR TLR आ गया डिपार्टमेंट आने को 7/12 बाजू हो गई, ये डिपार्टमेंट आ गया। तुम कमेटी डालो तो आप होके कोर्ट से डालो, तो कोर्ट क्या करी, खुद होके कमेटी डाली, डिप्टी कलेक्टर को और तहसीलदार को, SLR को, TLR को कमेटी डाल के ये 3 महीने के अंदर पूरा जांच करके इसके ऊपर क्या है ला के काउंटर डालो। अब उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाले, हैदराबाद भी गए, वो दूसरे जगह भी गए, जाके देखने के बाद जो रिकॉर्ड उनको मिला, पूरा रिकॉर्ड था थोड़ा बहुत, वो रिकॉर्ड भी अपन उनको सामने दिखाए। दिखाने के बाद उन्हें क्या करेगा, ला के कोर्ट में ऑर्डर डाल दिए कि ये सारी संपत्ति गुरुद्वारे के नाम से है, क्योंकि सरकार दिए सो है, लेकिन पट्टेदार गुरुद्वारा है, ग्रांट गुरुद्वारे की है। बोला तो जब उतने में वो जज क्या करिए, अपने आप को थोड़ा बेकाबू हो गए। अच्छा। वो क्या बहुत उनको झापी थी, झापने के बाद क्या बोले, कुछ नहीं, तुरंत 6 महीने के लिए उन्होंने साल मांगे, 10,000 आदमी ऐसा उसको बोले, 10,000 नहीं 10 लाख रहने दो, 6 महीने के अंदर तुम मरना मेरे को, और तुम्हारे को कोई भी मैं छूट नहीं देंगी। अच्छा। और तुम्हारे को फिर और एक्सटेंशन टाइम भी नहीं दूंगी, 6 महीने के अंदर जो भी करना सेक्शन 53 के नीचे। सेक्शन 53 क्या है, इमीडिएटली रिमूव कर देना, 3 दिन के अंदर तोड़ देना। अच्छा। नहीं तोड़ा खुद ही होकर तोड़ लो बोलते, नहीं तोड़ा तो फिर कलेक्टर अपने हाथ से तोड़ेगा, तोड़ के उसको लगेंगे से 1-2 लाख रुपए उन्हें बनाएगा, उसको उठा हुआ पैसे जाएंगे। अब ये जांच पे बैठे वाली है, अब उसको एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करो बोले जी। स्पेशल ऑफिसर, दूसरा काम नहीं देखना, सिर्फ यही काम देखना 6 महीने। वो अपॉइंट करे, वो ऑफिसर के नीचे थोड़े और ऑफिसर हैं, उनके लिए ऑफिस करे, वो बैठे वाले हैं, उस पर जाँच चल रही। ओके। जल्द से जल्द कार्रवाई सरकार जो करेंगी, अपना काम था, अपना फर्ज था, जीता था, वहाँ तक उजागर कर दिया, ओके, जागृति ला लिए, जी। जीती यहाँ तक है। यहाँ के बाद संगत को समझ में आ गई, सबके सब समझ में आ गया, ये भी हो सकता क्या है, ये अजूबा है, हो सकता क्या बोल के। मतलब मेनली इनका कहना ये है कि जो जज थे उनको जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा तो उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और सबको बोल दिया कि उन्होंने तो साल मांगा था, पर उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर अंदर हर चीज़ क्लियर करो, और जो इन्होंने कहा उसके हिसाब से कि 3 दिन का मौका दो, खुद से घर तोड़ो और उस जगह को छोड़ो, क्योंकि फिर जगह गुरुद्वारा साहब की है, अगर नहीं करोगे तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, खुद कलेक्टर वहाँ पर आकर उस जगह को तोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हजूर साहब के लिए कि
आने वाले कुछ समय में हजूर साहब अगर हुआ तो एक होली सिटी भी बन नहीं, सकता है? मेरा इंटेंशन क्या था उसमें, अच्छा, सारी संपत्ति गुरु गोविंद सिंह की जितनी भी है मालक गुरु गोविंद सिंह ही रहेगा। वाह, बात किराएदार बनो तुम मालक, जी, 2 पैसे क्यों नहीं देते, 2 लाख क्यों नहीं देते, 2 करोड़ क्यों नहीं देते, जी, तुम किराएदार बन के रहो, कोई हमारा एतराज नहीं। मालक तो गुरु गोविंद सिंह रहेगा। किसी सूरत पे गुरु गोविंद सिंह मालक चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे 7/12 में। वाह जी वाह, हमारे PR कार्ड पे गुरु गोविंद सिंह मालक रहेगा। वाह वाह वाह, कोई दूसरा सिंह, कोई दूसरा ऐरा गहरा कोई नहीं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को। जो जमीन थी गुरुद्वारा सिखान बोल के थी, वाह, गुरु गोविंद सिंह का नाम ही रहेगा। वहाँ जहाँ सिखाना था वहाँ पर गुरु हाँ, गुरु गोविंद सिंह का नाम रहेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु गोविंद सिंह सिखान बोल के नाम रहेगा। ठीक है, मतलब मेनली अब हजूर साहब की जितनी भी ज़मीन है, ये सिंह के पास, ये मुसलमान भाई के पास, ये हिंदू भाई के पास, ये कुछ नहीं होगा। अब सारा हजूर साहब सिर्फ हजूर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का ही होगा विथ लीगल एक्शन। ले ले जी जो भी होगा, किराएदार बनना है तो बनने दो, अपने कोई तरह नहीं। जी जी जी, मतलब जितना ये बात ये हो गई है कि अगर आप उस जगह के किराएदार भी हो, वैसे भी आपका पैसा गुरुद्वारे को ही जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, पैसा गुरुद्वारे के लिए ही जाने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, आगे नौजवान बच्चों की तरक्की के लिए काम आएंगे। जी जी जी, इन फ्यूचर हजूर साहब के लिए मतलब ठीक है, हजूर साहब के सारे मतलब इन फ्यूचर राजे ही बन जाएंगे। हाँ। ठीक। और एक बात सर, सिले बसिले हम ये सुनते आ रहे हैं और काफ़ी हम अपने बड़े भाइयों से भी ये सुना है, कलम 11 करके कोई कलम के बारे में हमने सुना है, और ये भी सुना है कि इस कलम के ऊपर तखत साहब के अंदर पंच प्यारों ने मिलकर कोई अरदास भी की है। तो आप संगत को और हमें ये बताइए कि कलम 11 ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। नहीं, कलम पहली बार मैं अरदास में मैं भी मौजूद था। जी मेरे को अरदास होने के बाद उन्होंने कलम 11 बोले तो मेरा मन भटक रहा था कि कलम 11 क्या चीज़ है जी, ये भाषा मेरे को समझ में नहीं आई, पहले नहीं पढ़ी। फिर बाद में मैं थोड़े पढ़े लिखे लोग उनको पूछा क्या है, वो तो अरे नहीं जी वो सेक्शन है, ओके सेक्शन 11, ओके ओके, वो अमेंडमेंट करी सरकार, वो अमेंडमेंट हटाओ क्यों बोल तो प्रधान चुनने का अधिकार उनको चले जा रहा। ओके, फिर अपनी संगत को चुन के चुनाव करके जीत के आके मेम्बर क्या करेंगे, बोले खाली बैठी के क्या, कल वो प्रधान नहीं सुनेगा, सरकार बनाए से प्रधान, हाँ जी, तो इससे अपना नुकसान हो जाएगा गुरु घर का। तो ठीक है काम करो, उसके लिए रद्द करो बोलो। पंच प्यारों ने मता पास करे, कमेटी बनाई थी, ओके, कमेटी बनाई तो कमेटी को वेट कर रहा था मैं, देख रहा था कमेटी क्या करती, बार बार देख रहा था। बाद में अमरजीत सिंह को बोला कि बाबा जी से बात करना है 2 मिनट, क्यों तो पंच प्यारों का मता है, मैं जाके दखल दूंगा तो पंच प्यारों की मर्यादा में गलत स्वभाव आ गया ना जी, देना अच्छी चीज़ नहीं होता बोल के मैं जाके इनसे विनती किया। तो इन्होंने जाके पूछे तो उन्होंने करुणा है, करुणा चल रहा, अब इसके ऊपर मैं मिलना नहीं चाहता हूँ किसी से, बाद में मिलूंगा, बाद में बात करूँगा, तो करना है आप जो करना है आप कर लो, हम जो करुणा का ख़त्म हो जाएगा जी, जब अपन देखेंगे इसको। बोलती बाबा जी का तब होते आया ना उनका आवाज़ वहाँ से, मैं क्या करा ठीक है अपन जो भी होगा क्या करेंगे, बोले अपने पूरे बहुत सजा डालेंगे बोले। जी, चलो जोड़े भी साफ करने के लिए मंजूर है बोले, डालो पहले तो RSO दुश्मन को मारेंगे बोले, फिर अपनी घर की लड़ाई कल लड़ेंगे आज नहीं, लेकिन पहले बाहर से आ रहा सरकार आ रही, फौज बन के आ रही, उसको रोकना है, इनका वजूद ख़त्म करना है सरकार का। जी, तो फिर मैं आर्टिकल निकाला, आर्टिकल के हिसाब से अंदर नहीं आ सकती, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती बोल के पिटीशन पाया, हाईकोर्ट में पिटीशन है, आखिर में काउंटर नहीं डाला थे, पिछले महीने में काउंटर डालो बोल के स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया था कि नहीं डाला तो इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में आओ एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट जनरल कॉन्फ्रेंस में आ गया, उन्होंने काउंटर डाल दिए, हमारे को पूरा अधिकार है बोल के, हम इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो सकते बोल के डाल दिए। उसका रिप्लाई अपन डाल रहे आगे, ओके, उसका रिप्लाई जो है वो आगे डाल रहे, जल्द से जल्द वाहिगुरु की कृपा से 100% कलम 11 रद्द हो जाएगी, जी जी, और ऐसा हो जाएगा कि 56 के एक्ट में हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, वाहिगुरु, या ये अगर से हम ये अमल हो गया, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसमें सीधा सा रहता कि रिलीजन में इसके अंदर आर्टिकल 25, 26, 13 के हिसाब से दखल अंदाज नहीं सकते। आर्टिकल 13 क्या बोल रहा, तुम मजहबी मामले में इन्वॉल्व हो सकते, कुछ हद तक इन्वॉल्व हो सकते, किसको यात्रु आए उनको सुविधा के लिए, जो वहाँ की संपत्ति है उसके सुविधा के लिए तुम कायदा कानून बना सकते, लेकिन उनके रिलीजन के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, ये उनको बोलने का अधिकार नहीं है, और कोर्ट को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल में बता रहा। ओके ओके, सेक्शन 11 मतलब मेनली तखत साहिब की जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट के अंडर होने वाली थी। हाँ अंडर होना वो जैसे आप नहीं जी प्रधान जो चुन के आ रहा, ओके,
वो प्रधान को चुनाव उन्हें करेंगी सरकार। ओके, मतलब अपना कुछ यहाँ पर लेना कुछ नहीं देना रहेगा, अपने मेंबर खाली रह जाएंगे। जी, मतलब मेनली उनका ही बंदा आएगा, वही रोज अपने हिसाब से वो जो बोलेंगे सरकार उन्हें वही काम जी करेगी। जी, मतलब वो बंदा अपने मेंबर्स को बोलेगा और ये बस काम करेंगे, काम करेंगे। बाकी अपना यहाँ पर जो कोई भी चिल्लाओ, तुम कुछ भी करो, कोई भी आवाज़ करो, जी। तुम्हारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। ओके, क्यों, तो डायरेक्ट प्रधान वहाँ से आ गए हम, जी, सारा उनका ही है। वहाँ से उनका ही। तो सेक्शन 11 मतलब ये था, और वो फाइल वगैरह करने के बाद अब वो सेक्शन हट चुका है। हटने वाला है। ओके, इन प्रोसेस। कोर्ट के माध्यम से हटाने का है इसको। ओके ओके, ठीक जल्द से जल्द कोर्ट में अपने को जी। महीना 2 महीने में ऑर्डर आ जाएगा, है। तो वाहिगुरु की कृपा से अपन जीत जाएंगे, सर्दी का सरकार वहाँ पे हार जाएगी। जी जी, उसके बाद हजूरी सिंह होगा ही हजूर साहब। हाँ, हजूर सिंह हो गए, हजूर साहब रहेंगे। वाह जी वाह, सर्दी का। अब सर हमें ये बताइए, महाराष्ट्र को छोड़कर हमने ये सुना है कि अदर स्टेट में भी गुरुद्वारे की कुछ ज़मीन है जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कार्रवाई हो रही है, बहुत से वीडियोस वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो जगह के बारे में। एक्चुअली वो जगह क्या है, एक निहाल सिंह बोल के सिख था, अपना सरदार था। जी निहाल सिंह ने क्या करा, हजूर साहब को आ गया था, यहीं रह गया था, उसके पत्नी गुजर गए, बच्चे गुजर गए थे। जी, वो नंबरदार था, जैसा झाड़ों को नंबर डालते थे तो उनको नंबरदार बोलते थे, वो परिवार को। अच्छा। उसने नंबर डालता था, उसका नाम नंबरदार रह गया। तो निहाल सिंह नंबरदार, उन्होंने क्या करे, गुरुद्वारे के ऊपर एक कागज़ में लिख के दे दिया कि ये ज़मीन में गुरुद्वारे को दान दे दे रहा हूँ। जी 162 एकड़ 17 गुंठे, 162 17 गुंठे जी, देने के बाद आपने 1919 में दिया, आज नहीं, 1919 जी, 1919 यानी कि 115 साल हो गया आज। वाहिगुरू। तो आज तक गुरुद्वारे का कोई कमेटी कोई नहीं गई, कोई कुछ नहीं ध्यान दिया, खाली बैठा वो गुरुदर सिंह बाबा और ये क्या नाम है उनका, नाम क्या था प्रधान का, मीनास ऑथराइजेशन दिए थे फिर, ये भी तुम्हारे तरफ की है, इसका फिर ध्यान दो। जी, तो फिर मैं वो लेके उनसे ऑथराइजेशन लेके जाके वहाँ पे दरखास्त किया, कलेक्टर से हियरिंग रखा, आर्गूमेंट करा, उन्होंने नहीं करते बोले, तो फिर हाईकोर्ट को गया, हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया, मुझे नहीं करो और पोजीशन दे बोल के, हमारा मुझे नहीं करके करो बोल के। वहाँ क्या है बोलते, वो 1300-1400 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर अपनी 162 है, और बाकी फॉरेस्ट का नाम, उनका भी नाम लिख दिया फॉरेस्ट का। अपना पुराना सर्वे नंबर 83 था, नया सर्वे नंबर 40 आया, ओके, 162 एकड़। जी जी, ये चीज़ कौन लिख के दिया अपने को, तहसीलदार लिख के दिया, तहसीलदार ने लिख के दिया कि जो ज़मीन है 83 नंबर सर्वे नंबर है, 83 सर्वे नंबर है, ये 162 एकड़, ये लेटर पे उन्होंने क्या लिख के दिया, ये सर्वे न्यू नंबर 40 है बोल के। ओके, कलेक्टर ने वो लेटर जवाब उन्हें गुरुद्वारे को 40 है बोल के दिए। जब तुम ही 40 है बोल के दे रहे हैं, तो फिर आज जो हमारा सर्वे नंबर नहीं मिल रहा बोल के ऐसा बोलते हैं, कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले इनका नंबर गिनती करो बोले। तो उन्होंने क्या करे, मेरे को एक मेमो हो जाए, ये लेटर भी जाए, निकालो तारीख निकालो, एक मेमो भी जाए, डेट क्या है, 8/4/26 नहीं यहाँ 21 तारीख 4वां महीना 26 में 10:30 को वहाँ पे स्पॉट पे वहाँ बैठो, सर्वे करना है आप बोल के नोटिस आई। जी जी, ये नोटिस है, ठीक है, ठीक, ओके, जाके हम 21/4 को चले गए। जाने के बाद वहाँ क्या करें, अटेंड हुए, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक सर्वे डिपार्टमेंट, 3 जॉइंट सर्वे करो बोले, जॉइंट इंस्पेक्शन करके सर्वे। ओके, वहाँ को आने के बाद वहाँ अटेंड हुए, सर्वेयर असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वेयर भी आ गया, फॉरेस्ट का डीएफओ भी आ गया, उनका वो डीएफओ क्या बोलते हैं उसका कैटेगरी का, उनके हाथ के नीचे का कोई आए, और इनमें रेवेन्यू का भी आ गया, तलाटी वो लोग उसमें भी आ गए, तहसील ऑफिस। जी जी, ओके, तो मेजरमेंट करने गए, थोड़े गुरसिख थे हमारे साथ थे, हमारे सहयोग में थे, वो गुरुघर की सेवा समझ के आगे आए थे, वो खड़ी धूप में सारा दिन फिरने के बाद हम चौकसी कर लिए, शरीयत गांव की शरीयत कहाँ से आ रहा, वो शरीयत बता दी, हम ये सर्वे दे बोल के हमारे को इतना मालूम। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं और बाकी रिकॉर्ड निकाल के इस पर क्या डिसीजन करना है, क्या मेजरमेंट करना है, क्या डिसीजन होना है, मैं तुरंत जल्द से जल्द दूँगी बोले। जी, देंगे बोल के उन्होंने अटेंडेंस ले लिए सबकी अपनी, सब दस्तखत मारे, इसमें दस्तखत मारा पूरे लोग हैं, जी जी, और डिपार्टमेंट वाला है, उन्होंने मारे, इन्होंने मारे सब। तो मतलब ये चीज़ ये हो गया केस, मतलब नहीं, ये केस क्या है, एक सीढ़ी चढ़ गया है, 2 सीढ़ी, ठीक है, शुरू हो गया काम, काम शुरू हो गया। जी जी, अब उन्हें अपने जवाब देंगे, हम्म, तो जवाब दे, तब उनको बोलेंगे देखो सर्वे नंबर 83 था, जी, तो ये 40 हो गया बोल के आप ही बोले, हम्म, आप नए नक्शे से बोले ना देख के, जी, पुराने नक्शे में हमारा 83 बोल के हम बोले, पता है, तुम नया 40 बोल के तुम ही लिख के दिया ना हमारे को, सरकार दरबार ही लिख के दी, कलेक्टर ही लिख के दिया, फिर हम उसके ऊपर किंतु परंतु क्या है, सही बात, तो क्या जवाब देना है दे दो, ओके, फिर आगे का कोर्ट है ये अपने लिए,
हाई कोर्ट है, जी बाद में हाई कोर्ट में उनको चैलेंज करेंगे उसको। जी बहरहाल ज़मीन वाहिगुरु की कृपा से कहीं नहीं जाती, वो अपनी ज़मीन वहाँ पे महाराज अपने सेफ रखे अपने लिए। जी जी सिर्फ जहाँ के लेने के लिए 115 साल हो गए बस उतने। मतलब मेनली काफ़ी लोगों ने तो ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि एक टाइम के बाद जब कोई हल नहीं निकलता तो बंदा फिर वहाँ से उम्मीद हटा देता है। तो 100-150 साल ऑलमोस्ट हो गए इन चीज़ों को, महाराज के टाइम से तो काफ़ी टाइम हो चुका है, पर महाराज की कृपा हुई है। अभी नांदेड़ के कुछ लोग हैं तैयार पर तैयार जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, महाराज की बहुत कृपा है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र छोड़कर मतलब अदर स्टेट में भी हजूर साहब के नाम पर बहुत सी ज़मीनें हैं महाराज जी के नाम पर। तो पता नहीं और आगे क्या क्या खजाना हमको मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको हम ज़रूर बताएंगे। अब आगे इसके आगे और भी ऐसी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको कि तब तक अपन सरकार की तरफ से वो अपने को सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं मिली, जब तक अपन उसको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। अब नहीं रख रहा हूँ, आगे जैसे मीडिया न्यूज़ रखेंगे आप उसके सामने आपको रखूँगा। वो ऐसी चीज़ है अपने बड़े दादे परदादों को भी नहीं मालूम, वो आज चीज़ ऐसी चलती आ रही, वो चीज़ भी सामने रखूँगा, उसके ऊपर जांच कर रहा हूँ मैं। जरा जांच करना है तो नागपुर, पुणे, मुंबई फिरना पड़ रहा, फिर हैदराबाद को आखिर रिकॉर्ड निकालना पड़ रहा है। ये सब निकालने के बाद तो जांच रखें तो महाराज की कृपा ऐसी है कि यहाँ के लोगों की तनख्वाह देने का एक महीने में निकल जाएंगे, 1-2 साल की तनख्वाह। वाह जी वाह, चढ़ दिया। अब सर हमने ये भी सुना है कि नॉर्मली लाइक एक तरफ गुरुद्वारे की ज़मीन है और एक तरफ किसी की प्राइवेट ज़मीन है, इस बंदे को उसी ज़मीन का 50,000 किराया आ रहा है और वही ज़मीन का मतलब वही ज़मीन है, कोई दूर भी नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे 5 रुपये क्यों दे रहा है? लेकिन गुरुद्वारे को इतना कम किराया क्यों आ रहा है उस ज़मीन पर, ये बताइए। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ जो भू माफिया है, जो गुरु घर की ज़मीन को कम किराए से लेकर उसको ज़्यादा किराए से देकर अपना घर भरते हैं, उसकी वजह से ये हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। और जो हमारे जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, वो सब उनको सपोर्ट करते हैं। शायद पता नहीं उनका क्या कारण है, लेकिन वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए दुकानें डालकर, वो नहीं मिलकर एक प्राइवेट आदमी को, एक ही आदमी को देना ये उचित नहीं है। और सर वो जो हमने ये भी सुना है बात, इसके पहले हम लोग कर रहे थे, किसी पेट्रोल पंप की बात हो रही थी, तो उसके मुद्दे में भी कुछ बात हमको बताइए। पेट्रोल पंप की भी जगह जो आज की डेट में 50 करोड़ की है, उसको एक उद्योगपति को सिर्फ महीने के 2 लाख रुपए में किराए से देने की तैयारी हो चुकी थी। तो एक है नौजवान बच्चों ने उसमें कुछ एक्शन लिया तो वो रुक गया है। जी ओके। गुरुद्वारे में मैं मत्था टेक के आ रहा था तो अंदर से 4-5 बच्चे नौजवान आगे आ गए। फतेहगंज जी को क्या बात है, बोले पूछा क्या सेवा मेरी, तो नहीं बोले हमारे को एक बात बताओ कि आपको भी पेट्रोल पंप है, आपको इसके कायदा कानून जानते हैं, ये ऐसा इसको रोकना है तो कैसा रोकना, कौन सी कंपनी का है, भारत कंपनी का है, इंडियन कंपनी का है, कौन सा है, क्या है, ये बराबर हमारे को मालूमात नहीं दे रही, गुरुद्वारा कर्मचारी है बोल के बताए। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, देना है तो अपना मिनिस्टर पुरी है, क्या नाम है उनका, हरदीप सिंह पुरी है, डायरेक्ट उसको व्हाट्सअप करो, एप्लीकेशन करो, नहीं तो फिर यहाँ पे ट्विटर पर डालो जी दिल्ली को। और ये जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, ये इसका एक सेक्रेटरी है, उसको भी डाल दो, वो पूरे कंपनी हमको कंट्रोल कर देता। यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारा है छोटा, वो गुरुद्वारे में क्या हल्ला पूरा हो गया, वहाँ रुक जाता। रुकने के बाद वहाँ पे क्या है, जो जज्बे में हल्ला खेल के आते बच्चे नौजवान, अस्त्रबाजी करते, पटाखे चलाते, वो चलाए, कल को कुछ हो गया, पंप में ब्लास्ट हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो ये कंपनी को मैं ये सवाल किया है, 500 मीटर के अंदर तक दायरे में तुम कोई लगा ही नहीं सकते ब्लास्टिंग एरिया। तुम आगे गुरुद्वारे के बाजू लगा देंगे, नहीं तो वहाँ लगा के घरों के अंदर, परिवार के अंदर पेट्रोल पंप लगा देंगे, ब्लास्ट हुआ तो कौन जिम्मेदार है? उसका प्रोटेक्शन ही नहीं है। एक्चुअली फायर एक्ट के हिसाब से वहाँ लगा ही नहीं सकता, कायदे के हिसाब से, कायदे के सामने लगा सकता। वो पूरी को भी हम इनके पेट्रोलियम सेक्रेटरी को भी कंप्लीट कर दिया, ट्विटर पे दिया। ठीक है सर, ये दे सकते, फिर वो लोगों भी कंप्लीट दे लिए। ठीक है, ओके सर। अब हमें ये बताइए कि गुरुद्वारे की ये जो इतनी ज़्यादा मैसिवली जो इतनी ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, इसकी एट ए टाइम क्या कीमत है, और उसके बाद उस ज़मीन पर होने क्या वाला है? लाइक क्योंकि जनता सुन रही है हमको बैठकर, और उनके अंदर एक आस है कि भाई चलो हजूर साहब की ज़मीन हजूर साहब के नाम पर आ चुकी है, अब हजूर साहब में क्या होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए, अभी जो रिसेंटली जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट से, उसमें 156 एकड़ पे ऑर्डर लग गया, जहाँ पे गुरुद्वारा सिखान के नाम पे ये ऑर्डर हुआ। और इसमें 14 सर्वे थे कुल, इसमें
जो भी इलीगल जो भी लोगों के नाम लगे वाले हैं, जी मतलब 60 से ही कुछ नाम लगे थे गलत फेरफार के तहत। फिर बाद में उसमें अभी हाईकोर्ट में ऑर्डर आ गया, आने के बाद में अभी इसकी मैं आपको बताता कि इसकी वैल्यूएशन टोटल है 35,000 करोड़। बाकी इसका डिटेल जो भी कैसे आया, कैसे जो मनजीत सिंह साहब ने सारा डिस्क्रिप्शन बताया मतलब इसके पहले, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इस टोटल 35,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। अभी आप हिसाब लगाओ कि भाई गुरुद्वारे का आज एक साल का बजट कितना है, 170 करोड़, जो कि हमको ऐसी मतलब मालूमात मिली रिसोर्सेस के तहत, भाई एक साल का बजट 170 करोड़ है। अभी आप हिसाब लगा लो भाई, एक ये 35,000 करोड़ का 1% आप लगा लो कितना हो गया, 350 करोड़। मतलब इन ये बजट को छोड़ के अगर से आपको इतना रेवेन्यू मतलब मनजीत सिंह साहब के वर्कआउट के रिजल्ट आया, 350 करोड़ की अपने को मालमत्ता, 1% की बात कर रहा, इतना अपने को हर साल आएगा, 1% बोल रहा, तो 350 करोड़ में अपन क्या नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें अपना एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बोल सकते हैं, इसमें जो अपने जो कर्मचारी वर्ग है, जो हमारा 2000 कर्मचारी है, जैसे कि मेरे को ऐसे पता चला, तो जो जैसे जो बेसिक जो स्टार्टिंग जो वर्कर्स जो है, जैसे मतलब फ्रेशर जिसको अपन बोलते हैं, तो उनको 9,000 पेमेंट है कुछ महीने की, तो 9,000 में एक बंदा क्या कर सकता महीने का आज के टाइम पे? तो कुछ तो अगर से ऐसे कुछ ऑर्डर के बाद में बोलो, या फिर जो ऑर्डर होने के बाद में जैसे अपने को रिकवरी पोजीशन मिला, उस पर जब हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद में जब उस पर जो रेवेन्यू आएगा, तो अपने आप ही आपका बजट भी बढ़ेगा। आपके पास रेवेन्यू आने के बाद में जो 9,000 से जो आपके जो कर्मचारी का जो हम जैसे पेमेंट बोलते हैं, तो 9,000 से हम 50,000 भी अगर से करें या 1 लाख भी अगर से करें, तो हजूर साहब के बजट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई अकाउंट में कुछ फर्क पड़ेगा। समझ के बात? जी, ऐसी वाली बात है। तो इसमें अपलिफ्टमेंट वाली बात आ गई, जो हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, और अगर से मान लो कोई सीनियर है, उसके बच्चे हैं, तो उन्हें मतलब एजुकेशन भी अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा वो। जैसे मान लो कोई अच्छा कमा रहा, जी हाँ, तो अभी ये तो मैंने आपको बता दी सिर्फ पेमेंट की वाली बात। अभी अगर से जैसे ऐसे रेवेन्यू जनरेट हो गया, कुछ प्रोजेक्ट लगाने के बाद में जो भी रेंटल इनकम बोलो या जो भी बोलो, तो उसमें हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हम लगा सकते हैं, वो भी है। फिर मेडिकल वाले भी है, जैसे साहब के कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल रहे थे केयर हॉस्पिटल के बारे में? नहीं। हाँ जी, वो उसके बारे में केयर हॉस्पिटल है। हाँ जी, बोलिए। ऐसा अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें ट्रीटमेंट करना है तो अपने को कहाँ जाना, हैदराबाद जाना पड़ रहा जी। हैदराबाद जाने को चले जा रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन वहाँ रहने की सुविधा नहीं मिल रही। दूसरा क्या है बोलते, उतना पैसा लगा नहीं सक रहे, आखिरी स्टेज पे आए तो हाथ छोड़ देना पड़ रहा, और उन्हें क्या करा, आखिरी में अपने अंतिम देही भी देने में तैयार नहीं हो। उन्हें जितना पैसा बनाना है बना रहा, उनको निकाल रहा अपने से। तो वही हॉस्पिटल अपनी गुरुद्वारे की ज़मीन है, गुरुद्वारे की ज़मीन दी है, तो 50% में भी अपने लोगों को देखा उन्हें, जो अपने यहाँ के कर्मचारी को समझो, यहाँ की संगत को समझो, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, हैदराबाद आने की जरूरत नहीं। वही हॉस्पिटल में एशिया में जितने हॉस्पिटल आए हैं, वो पूरे सारे डॉक्टर यहाँ को आते। ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे इनकम बढ़ जाएगा ना। जत्थेदार साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी साहब, इनका भी एक विजन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि 2020 में कि भाई हजूर साहब में ऐसे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, हॉस्पिटल्स आने चाहिए। मतलब उनके एक विजन बाबा जी ने बोले, मनजीत सिंह साहब ने उस पर वर्कआउट भी करे। जब ऐसे रेवेन्यू जनरेट होगा तो महाराज की कृपा से जल्द ही ऐसे इंस्टीट्यूशन नांदेड़ में आएंगे भी, और हमारा गुरुद्वारा बोर्ड भी सक्षम रहेगा ऐसे अगर से मतलब रेवेन्यू जनरेट अगर से होगा तो। मतलब इनको कुछ, चलो ये तो हमारा हो गया मेडिकल वाला इशू हो गया, ठीक है। अभी दूसरी वाली बात, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट वाली बात है। अभी हमारे समाज में हजूर साहब की बात मैं आपको बोलता कि भाई सिर्फ एक सोर्स नहीं अपने पास में, भाई हजूर साहब में गुरुद्वारे में ही अपन भाई काम करें। हमारे पास में सिटी के अलावा में ग्रामीण क्षेत्र में भी कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मनजीत सिंह साहब ने अपना एक तेलंगाना स्टेट में एक उन्होंने ऑर्डर हासिल किए, वहाँ पे 162 एकड़ में, ऐसे और कई जगह पे प्रॉपर्टीज़ है ग्रामीण क्षेत्र में। तो वहाँ पे जैसे आप मान लो किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए
कुछ वहाँ पे इंस्टीट्यूशन करे, जो कि सारे ही गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे अवेलेबल है, हमको लोन भी मिलेगा, तो ऐसे सरकार भी हमको सपोर्ट करती है उसके अंदर। तो मान लो एक इंडस्ट्रियल यूनिट आपने खोले, कितना लेबर वर्क वहाँ पे लगेगा, स्किल्ड वर्कर्स, अब ऐसे कई स्किल्ड मतलब बच्चे हैं हमारे पास में जिनका स्किल वेस्ट हो रहा है नांदेड़ में, और उनको उस हिसाब से रोजगार भी नहीं मिल रहा है, मतलब जिसके लिए माइग्रेशन जरूरी है। और कैसे है, हजूर साहब से लगाव होने के तहत भी अपने बच्चे गुरुद्वारा नहीं छोड़ते, तो ऐसी कोई बात नहीं, भी गुरुद्वारा यही है और हम नांदेड़ को ही ऐसे बड़े मतलब बनाएंगे, भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते, सक्षम है, हमारे बच्चे सक्षम है, गुरुद्वारा प्रशासन भी सक्षम होएगा, जैसे अगर से रेवेन्यू ऐसे जनरेट हो रहा है। तो जैसा आप वारंगल के पास जमीन है, अपन बता रहे 162 एकड़, 162 एकड़ में क्या कर सकते हैं अपन? तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कई स्कीम है कि 162 एकड़ में जो कार्बन डेंटिंग बोल के आ रहा आजकल, वो झाड़ पेड़ लगाए, 3 साल के बाद अपने को 5 से 6 करोड़ रुपया सालाना मिलेगा। 3 साल के बाद वो पेड़ जरा बड़ा हुआ, तो वो बड़े कंपनियां वाले देख कर रहे हैं वो झाड़ों को, और कंपनियां वाले वो कार्बन डेंटिंग खरीद रहे हैं। क्यों? मतलब जो आदमी इंडस्ट्री लगाता है वो इंडस्ट्री के अंदर इतने झाड़ नहीं लगा सकता और उसको उतनी ज़मीन खरीद नहीं सकता, उनको प्रॉब्लम्स है। ऐसे टाइम पे क्या करे, थोड़ी ज़मीन बाहर कानून बना दिया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि यहाँ पे 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, वहाँ पे लगाओ, 1 एकड़ को कितना कार्बन डेंटिंग आ रहा, उसको क्या कीमत है, तो सारा वो कंपनियाँ बता देती, उससे फ्रांचाइजी करो गुरुद्वारे को, महीना सालाना तुम्हारे 5 से 6 करोड़ रुपए आते बैठे जगह 3 साल के बाद। अब हमारा आप तीनों से आखिरी सवाल ये है, पर्सनली आप तीनों की यहाँ पर हम राय लेंगे एज अ बिग ब्रदर, जो भी मामा जी वगैरह है, सबसे हम ये पूछेंगे कि आने वाले पीढ़ी के लिए आपकी क्या राय है कि बच्चे कैसे होने चाहिए? क्योंकि देखो अब आप तैयार हो चुके हो, आपने जो करना था वो कर दिया, अब आने वाली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, वो भी मतलब गुरुद्वारे आएँ, दर्शन करें, फालतू चीज़ों में ना फंसे। तो इसके ऊपर एक जर्नल कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ो और ये करना शुरू कर दो, तो इसके ऊपर आप अपनी अपनी राय देना, फिर हम पॉडकास्ट को खत्म। मेरी राय है जी, मेरा एम क्या था, लड़ना, जमीन हासिल करना, ये चीज़ होना बोल के नहीं था, ये जागृति आना, यानी कि अवेयरनेस आना है जी। मैं लड़ना बड़ी बात नहीं, मैं लड़ना बड़ी बात, मैं भी तुम्हारे से कम पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा ज़्यादा नहीं है कि बहुत बड़े ऐसे डिग्रियाँ पा के आया, क्योंकि तुम्हारे को अवेयरनेस जब तक नहीं आया, जब तो अपने आप पैर पर नहीं खड़े रह सकते। उसमें क्या होता, बाजू वाला के अपने उसमें लीड करना चाहता, अवेयरनेस अपने पास आया तो कोई बाजू वाला अपने पास आ ही नहीं सकता, हमारे समाज में कुछ किंतु परंतु बोल ही नहीं सकता। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, जागरूक होना बहुत बड़ी चीज़ है। बस ये मेरा हर बच्चा जागरूक होना, अवेयरनेस आना हर बच्चे को। मेनली इनका कहने का मतलब ये था कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी है सबको ये पता होना चाहिए कि हम हजूर साहब के हैं और हजूर साहब क्या है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारे वजह से हजूर साहब है, लेकिन हमारे वजह से हजूर साहब नहीं, हजूर साहब की वजह से हम लोग हैं। तो जिस चीज़ के वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हजूर साहब की ज़मीन कहाँ पर है, हजूर साहब कितना पुराना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए। ये इनका राय है। अब गगन भाई आप बोलिए। देखिए कैसे है, मतलब सिर्फ अपने समाज को लेके ही नहीं बोल रहा मैं, मतलब ये नांदेड़ के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। मतलब नांदेड़ में कैसे है कि भाई 10th तक बच्चों का जो परसेंटेज आप देखेंगे, परसेंटाइल लेवल 99%, 95% तक अपने कई बच्चों को मतलब आप देखेंगे तो मतलब नॉर्मल है आना, मतलब इतने होशियार है बच्चे। जी जी। फिर 12वीं में भी होता, मतलब 12वीं में भी 99%, 95% तक मैं से कई बच्चों को दिया। लेकिन जैसे 12वीं होती उसके बाद में कैसे गाइडेंस नहीं है, करने का क्या है, तो उसमें कैसे फिर लोगों का मतलब माइंडसेट बदलता, मतलब एक ट्रैक नहीं है कहाँ जाने का, कैसे करने का। मान लो भाई कोई एग्जाम की अगर से तैयारी करना, तो फिर उसके मतलब आपकी तैयारी जो है ना वो 10वीं से शुरू हो जाती जी। तो वो हिसाब से सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन पेपर रहते हैं जो प्रीवियस ईयर्स रहते हैं, वो उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करना, फिर तब जाके आपका +2, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपका जाके सिलेक्शन। तो मतलब एक एग्ज़ाम की बात मैं आपको कर रहा, मतलब ये आपको हर चीज़ पे लागू होती है, मेडिकल बोलो, इंजीनियरिंग लेवल बोलो, मतलब हर फैकल्टी में ये लागू होती जी जी। हाँ, तो मतलब अगर से नांदेड़ चलो मैं अपने समाज के मर्यादित में आपको बोलता हूँ तो भाई मान लो ऐसे अगर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नांदेड़ में अगर से आ गए, वो गुरुद्वारे के अंडरटेकिंग में अगर से बोलो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी ट्रस्ट के आधार पे भी अगर से कोई मतलब शुरू होते अगर से, तो
बहुत बढ़िया मतलब अपने भविष्य के लिए मतलब सेवा भाव भी हम बोल सकते हैं और एक डायरेक्शन, एक ट्रैक बोल सकते हैं हम कि भाई मतलब जैसे कोई बच्चा अगर से मान लो मेडिकल में जाना है, अगर से वो बच्चे को अगर से 7th स्टैंडर्ड में अगर से पता चल गया कि मैं 10th में मैं ये करना है, 10th के बाद में मेरे को ये स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है और फिर मेरे को फिर एंट्रेंस टेस्ट है, फिर मेरे को आगे कौन से स्ट्रीम में जाना है, फैकल्टी कौन सी जाना है, तो वो मतलब उस डायरेक्शन पे काम कर सकता है। जैसे आपके पास में आज मोबाइल तो सबके पास में इंटरनेट का जमाना है, तो वो बचपन से फिर वो चीज़ में सर्च में लग जाता बच्चा। सर्च में लगने के बाद में उस चीज़ पे फिर वो स्टडी करता, एक बेस तैयार करता, करते करते जाके वो मुकाम तक पहुंच जाता। हाँ जी बोलिए आप। हाँ, ये क्या है 12वीं तक आगे, 12वीं करने के 10वीं पास होने के बाद 12वीं क्या करना, या कॉमर्स लेना या BPC लेना है या MPC लेना है, क्या लेना है उसका निर्णय ले लेके एक डिसीजन पे आके और 12वीं पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक उसके पास कॉलेज को जाना चालू आता, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे MBBS के लिए प्रिपेयर हो। वहाँ पे क्या देखना चाहिए, फैकल्टी देखना चाहिए। वो बच्चे को क्या है, उनके पास माता पिता को उतना जानकारी नहीं रहती। फैकल्टी देखना, फैकल्टी बोल तो वो उसके अंदर कितने लैब है डॉक्टरी पढ़ रहे, उसके अंदर कितने बेड है डॉक्टरी में, उसमें हॉस्पिटल में कितने मरीज का फ्लोटिंग है, कितने लोगों को अपन डेली उसके अंदर सीख सके उनसे, जिससे सीनियर लोगों से, लेक्चररों से। उन लेक्चररों क्या पढ़े लिखे लोग लेक्चरर है, MD पढ़ के है, क्या लेक्चरर है, खाली MBBS है तो RNP डॉक्टर है क्या, तो कॉलेज में थोड़ा ऐसे RNP डॉक्टरों पर चल रहे चोर सर्टिफिकेट में, तो उसमें क्या होता है उनका भविष्य तो खराब होता ना। तो फैकल्टी बोलते उसका वहाँ का स्टैंडर्ड स्कूल का, वो उनकी वहाँ के उसके अंदर लैब रहो, उसके अंदर कुछ भी रहो, उनके अंदर हॉस्टल रहो, उनके अंदर जो खाने का लंगर रहे क्यों नहीं रहा, हर चीज़ से देखना वो फैकल्टी है। ये जरूरी है। और इसमें दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता कि ये तो बात रही एजुकेशन की, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि भाई आप एजुकेशन के डिग्री के जरिए ही आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब से दूसरे भी कई सेक्टर्स हैं, मान लो जैसे कोई मतलब बिजनेसमैन हो गया, मतलब किसी भी फील्ड में, जैसा कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। लोन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार सब मतलब सक्षम है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन करना, आपको लोन में मिल जाता। फिर ये तो हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर भी ऐसे इतना मतलब मास मतलब वो सेक्टर है जिसमें हम प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ये मतलब सरकार की भी बहुत सारे स्कीमें हैं, मतलब वो मतलब चाह रही कि भाई मतलब युवा पीढ़ी आगे आए इसके अंदर और इसमें करे। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब मान लो जैसे आप गेहूं उगाते तो प्रोसेसिंग यूनिट मतलब उसका आप आटा बना के पैकिंग करके फिर उसकी मार्केटिंग करो। मतलब ये इसके लिए आपको कोई स्पेशली एक डिग्री की जरूरत, चलो ठीक है, वो मतलब जैसे एक नॉलेज भी अगर से आपको मिल गई, मतलब प्रोसेसिंग कैसी होती है, अभी लाइसेंसेस है उसके, तुम्हारा फैक्ट्री लाइसेंस है, इंडस्ट्रियल वाला है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, मतलब NOCs वगैरह है, तो ये आपका इंडस्ट्रियल वाला हो गया। फिर प्रोसेसिंग मतलब जैसे जो फ्रूट्स वाला चीज़ है, फ्रूट्स में भी आप काम कर सकते हैं। मान लो भी अपने पास में महाराष्ट्र में केला होता, केले का इतना बड़ा मार्केट है मतलब बाहर, कि जो कच्चा केला रहता, कच्चा केला को अगर से आप मतलब जो उसका पाउडर अगर से करे तो वो एक्सपोर्ट उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जो उसका जो छिलका है, छिलके का लेदर भी मार्केट में बहुत मतलब डिमांड है, मतलब बाहर कंट्रीज में। तो जैसे आप नांदेड़ का बेल्ट अगर से देखेंगे तो जैसे अर्दापुर वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो बनाना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो बात दूसरे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। तो जो फेंक देते हैं, जैसे जो हार्वेस्टिंग होने के बाद में वो चीज़ से लेदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ये एक है इंडस्ट्री, आप अगर से करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो ये है कि इनका कहना है कि हजूर साहब में आने वाले टाइम में हर तरीके का सिस्टम प्रॉपर हो, एजुकेशन सिस्टम टॉप लेवल का हो, मेडिकल वाला टॉप लेवल का हो, हर चीज़। अगर एग्रीकल्चर की बात भी करें तो हजूर साहब के अंदर हर चीज़ अच्छे लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजूरी सिंहों के पास जितना अगर हमने आज ये देखा है सब, तो पैसा भी सब कुछ है, ज़मीन भी बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ हजूरी सिंहों के पास है। और इन सभी चीज़ों के मुद्दे को लेकर हजूरी सिंहों के लिए आगे बहुत कुछ हो सकता है। वेल एजुकेशन सिस्टम, वेल एग्रीकल्चरल सिस्टम। और मेन बात जो गगन भाई ने बोली, एज अ यंग लड़का हजूर साहब का, मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी हजूरी बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनको उनकी ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। कुछ बच्चे नशे में लग रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, मुझे देखकर बुरा लगता है।
कई लोगों के मॉम्स मुझे ये कहते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चों को भी आप जैसा कुछ बनाओ, जैसे आप लोग कुछ काम वगैरह कर रहे हो, पर हम लोग उनको बोलते हैं कि माता जी हमको किसी ने सिखाया नहीं है, हम लोग सीख गए धक्के खाकर। तो गगन भाई का मेन बोलने का मतलब क्या था, कोई ऐसा मेंटर अपने पास हो जो बच्चों को एक राह दिखाए। जैसा उन्होंने कहा कि जो ग्राफ है हजूर साहब का वो बहुत अच्छा है पढ़ाई के मामले में भी, वैसे भी हजूरी बच्चों के पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वेल एजुकेटेड डिग्रियाँ हैं पर किसी कारण से उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो हजूरी सिंह बहुत तैयार पर तैयार हो जाएंगे, और जो स्किल इन्होंने जनरेट की है उनका इनको फ़ायदा भी होगा, और उसको देखकर शायद आने वाली पीढ़ी और अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे से करे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है जी जर हमारी है, यानी कि गोदारी हमारी है, ज़मीन हमारी है, जी गुरुद्वारा हमारा है, जी तीसरे का क्या काम। बस जो भी तरक्की करना है अपनी करना है, जी 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 तरक्की होना है अपनी होना है, सही बात, घर की बात है। घर की बात है। जर हमारा है, गोदारी हमारी, ज़मीन हमारी, गुरुद्वारा हमारा। जी जी एक चरण करके एक कवि है, उन्होंने लिखा है, हाँ। हजूरी सिंह नहा समझो हेच और कमतर समझना ये जरूरी है, लिखा इतिहास है देखो तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, गलत फहमी गलत कर दो मैं बावर करता हूँ तुमको, गुरु गोविंद सिंह के लाडले हम सिंह हजूरी है, गवाह है सचखंड धरती जिसे हमने संवारा है, गवाह है ज़र्रा ज़र्रा जिसमें वो कलगी का नज़ारा है, यहाँ के बाग को हमने जिगर के खून से सींचा, ये कहती आज भी बहती हुई गंगा की धारा है, चरण बातल नहीं है 100% हकीकत है, हज़ारों बेसहारों ने यहाँ पाया सहारा है। और महाराज ये चीज़ कर रहे हैं, जितने भी अपने हजूरी सिंह हैं जो आज बेसहारा हो चुके हैं, ख्वार हो चुके हैं, वो आने वाले टाइम पर उन सभी को तखत साहिब से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के टाइम से सहारा, नाम से सहारा मिलेगा। अब आप कुछ जो शब्द कहिए। मेरी इतनी बेनती है हजूरी नौजवानों से, सबसे बड़ी अपनी शक्ति है एकता की शक्ति, जो बहुत ज़रूरी है जी। और हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमें जानबूझकर गरीब रखा गया है, जानबूझकर षड्यंत्र रखते हुए हमें संसाधनों से दूर रखा गया है। ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, सिर्फ पॉलिसी की कमी है और नीयत की कमी है, इसकी वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। इसलिए नौजवानों से बेनती है एकता से अपने जागृत होके अपने ईमान को जगा के सबको निस्वार्थ होके आगे आकर गुरु घर के हित में फैसले ले तो अपने नौजवानों का भला होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेनली हम इस बात को कर पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर एकता होगी, जैसे कि ये हाथ है, अगर ये अपना बोलेगा या अपना बोलेगा तो ये कभी कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते। तो अगर पूरे हजूरी सिंह एक हाथ जो कि अलग अलग उंगली है, कोई अंगूठा कोई उंगली, जब ये लोग साथ में आ जाएंगे ना तो हम सारी चीज़ अपने कब्जे में कर लेंगे। इतने वचन हमारे स्वीकार करना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट में आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।